हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार जो आपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को इतना प्यार दिया। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए इस बार जनवरी 2020 को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, तो इस बार हम फरवरी 2020 मंथ को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा आप सभी को पता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल रिंग दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा चैनल है अपग्रेड एजुकेशन। ओके, वी आवर मोटो इज़ वी क्रिएट एक्सीलेंस। ओके, तो इस नाम से यूट्यूब में चैनल होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं फरवरी महीने की 2020 के करंट अफेयर लाने जा रहा हूँ। इसमें 40 पॉइंट्स हैं। ये नाम के 40 पॉइंट्स है, बट इसमें जो मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो वो आपका एक सप्लीमेंट नॉलेज होगा, ठीक है। और जो कुछ भी मैं बताऊं आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो हो सकता है कि वही चीज़ें आ जाएं जो, लेकिन जो मैंने पॉइंट में दिया वो ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों को कवर करते चलेंगे, और प्लीज़ पेन और कॉपी अपने पास रखें, जिससे मैं जो भी चीज़ स्लाइड में लिखूं वो सेम चीज़ आप भी राइट डाउन करते रहें, या मैं बोल दूंगा या मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारी पहली स्लाइड। फरवरी महीने का जितने भी फ़िल्टर्ड से फ़िल्टर्ड नोट्स हो सकते हैं, मैंने वो 40 पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। अगर आप ये 40 पॉइंट फरवरी महीने का पढ़ ले जाएंगे तो आपको फरवरी महीने का कोई भी करंट अफेयर जो है वो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जो वो है IBM, ठीक है। क्या है? IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1911 में हुई थी। ये अमेरिकन कंपनी है और ये क्या काम करती है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये सब आप लिखते जाएंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका का स्टेट है न्यूयॉर्क। तो इसका जो मेन चीज़ है वो है इसके चेयरमैन। चेयरमैन कौन बना है? अरविंद कृष्णा। आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, अरविंद कृष्णा ये चेयरमैन बने हैं किसी एक अमेरिकन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी का। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अरविंद कृष्णा इज़ द चेयरमैन ऑफ IBM। ओके, अरविंद कृष्णा पेशे से IITian है, ठीक है, इंडिया के, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी के नए चेयरमैन IBM के बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोर कुमार अवार्ड के बारे में। किशोर कुमार अवार्ड्स के बारे में, ये अवार्ड बेसिकली मध्य प्रदेश में दिया जाता है, बट ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश का ही कोई इस अवार्ड को पा सकता है। एनी वन इज़ अप्लीकेबल। एनी वन मीन्स इंडिया का ही सिटीज़न होना चाहिए, है ना। कोई भी इंडिया का सिटीज़न इस अवार्ड को पा सकता है। किशोर कुमार के बारे में आपको बताऊं तो ये 8 फिल्म फेयर अवार्ड पा चुके हैं, ठीक है। 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स से ये अवार्डी हैं, ठीक है। 1997 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, और किशोर कुमार की जो डेथ हो गई थी 1987 में हुई थी, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो हैं याद रखेंगे। किशोर कुमार अवार्ड दिया किसको गया है? तो वाहिदा रहमान। क्या नाम है? वाहिदा रहमान। आप नोट करते जाएंगे। ये एक एक्ट्रेस है, इनको किशोर कुमार अवार्ड दिया गया है। किशोर कुमार अवार्ड को नेशनल किशोर कुमार अवार्ड बोला जाता है, ठीक है ना, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। साथ ही साथ एक अवार्ड और मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी सम्मान, ठीक है ना। ये भी 2018 का है, और किशोर कुमार जो मैंने अब बताया वाहिदा रहमान का, वो भी 2018 का ही है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल टर्मोइल है इस समय, ठीक है ना। तो जो अवार्ड देने की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं पीछे है। तो 2018 के अवार्ड ये 2020 में फरवरी महीने में दिए गए हैं, तो आपको याद होने चाहिए। महात्मा गांधी अवार्ड में 10 लाख रुपये मिलता है, ठीक है ना। 10 लाख रुपया महात्मा गांधी में मिलेगा। इसमें जो दिया गया है तो पुणे की एक संस्था है लोकायत, लोकायत लोकायत को दिया गया है ये अवार्ड है, महात्मा गांधी। और किशोर कुमार अवार्ड में कितने रुपये मिलता है? 2 लाख रुपये। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। बहुत फेमस इंडेक्स है ये।
ठीक है। इसको रिलीज़ कौन करता है ये याद रखेंगे आप, उसको रिलीज़ करने वाला है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इतना तो याद नहीं होगा आपको, है ना, तो इतना याद रखें कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये पब्लिश करता है। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक आईआईपी इंडेक्स में है 40th, ठीक है ना, 40वीं रैंक इंडिया की है इसमें। और पिछले साल इंडिया की रैंक थी 36, तो कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई है रैंक, ठीक है ना। बढ़ी का मतलब ये नहीं है कि इम्प्रूव हुई है, ये रिड्यूस हुई है एक तरह से। 36 से हम रिड्यूस होकर 14th में चले गए हैं, ठीक है ना। इसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ में सबसे ऊपर आता है यूएसए, देन यूके, देन फ्रांस, देन जर्मनी। आपको जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ और हैं वो आपको इस लिस्ट में अमेरिका के बाद दिखेंगी। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में वो क्या होता है कि कोई भी जैसे मान लेते हैं मटेरियल है, ठीक है ना, उस मटेरियल का कॉपीराइट अगर किसी ने सही समय रहते करा लिया है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट इसमें ना हो, और जितनी भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब आप समझ रहे होंगे, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू एनी अदर थिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव, ठीक है ना, उसका आप एक प्रकार से पेटेंट जो करा लेती है जो कंट्री, जो इसमें सबसे आगे है वो है अमेरिका, यूएसए, इसलिए उसकी फर्स्ट रैंक है, और इंडिया की 40th रैंक है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कोल इंडिया के बारे में है। कोल इंडिया का सबसे पहले आप हेडक्वार्टर याद रखेंगे, वो कोलकाता में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नोट करते चलें। इसके नए एमडी चेंज हुए हैं, चेयरमैन एमडी जो भी बोले, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सब यही है ना। तो इनके जो नए एमडी बने हैं वो प्रमोद अग्रवाल। कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। ये आप नोट डाउन करते चलेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो किया गया इस बार। डिफेंस एक्सपो का ये 11th एडिशन था, ठीक है, 11th एडिशन था। इसका जो वेन्यू था वो लखनऊ था, ये सब आप लिखते चलेंगे। इसका जो वेन्यू जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो प्लेस थी लखनऊ। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आप इसको याद रखेंगे, इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। आप सब जानते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस कर रहा है, कुछ भी हो, जैसे सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, और डिफेंस इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, गन हो गया, शॉट गन्स हो गए, ये सब अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने की एक कवायद चल रही है। कहीं ना कहीं इंडिया डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके जो बजट का एस्टिमेट है डिफेंस में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बार भी हम देखते हैं तो 8% ऑफ टोटल बजट डिफेंस में गया है। तो अगर ये सब प्रोडक्शन हमारे ही देश में होंगे तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से इंडिया को निजात मिलेगा, बजट में वो कहीं और पैसे को इन्वेस्ट फिर वो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टियाना कोच, नाम याद रखेंगे, क्रिस्टियाना कोच। ये महिला हैं, नासा की साइंटिस्ट हैं। कहाँ की? नासा की साइंटिस्ट हैं ये क्रिस्टियाना कोच। इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है अभी, और वो रिकॉर्ड है स्पेस में रहने का, ठीक है ना। स्पेस में रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, 328 दिन रह के रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछला रिकॉर्ड जो 284 के बीच का ये दिन था, उसको है ना ओवर राइड किया है, और 328 दिन रह के ये दुनिया की पहली महिला हैं जो 328 दिन स्पेस में रही हैं, ठीक है ना। क्रिस्टियाना कोच नाम याद रखेंगे आप। और इनसे रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनसे नहीं, ये तो फीमेल हो गई। अब अगर 328 दिन एक महिला रही है स्पेस में फीमेल, मेल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो एक रशियन है। और रशियन कौन है उनका नाम याद रखेंगे आप, वैलेरी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जाने रहिए नॉलेज के लिए। और इनका जो दिन है वो है 438 दिन, 438 डेज वो स्पेस में रहे हैं। रशियन कॉस्मोनॉट्स है ना, वहाँ को कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, हमारे जो अमेरिका साइड एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। और हम तो कुछ इनोवेट ही नहीं किए ना, हम एस्ट्रोनॉट ही हो गए, चलो समझते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, मून्स में जाते हैं, है ना, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में।
ऑस्कर अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। ये ऑस्कर अवार्ड का कौन सा एडिशन था, 92nd, है ना, 92वां जो था संस्करण था ऑस्कर अवार्ड का। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो पहला अवार्ड मिला था वो 1929 से स्टार्ट हुआ है। इसमें पूछा जाता है बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट डायरेक्टर, है ना। ये जो कुछ चीज़ें हैं तो बहुत से नॉमिनेशंस, बट कुछ चीज़ें जो हमको याद करनी है वो ये हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट एक्टर अगर देखें तो बेस्ट एक्टर कौन है, जॉकिन फॉनिक्स, ठीक है ना। जॉकिन फॉनिक्स ये जो एक्टर हैं ये फिल्म जोकर के लिए अवॉर्डेड हैं, अभी अवॉर्डेड हुए हैं बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है ना। इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर में। महिला या फिर एक्ट्रेस की बात करें तो ये हैं रेनी, रेनी नाम की एक्ट्रेस है। ये जो इनकी फ़िल्म थी वो थी जूडी, ठीक है। क्या फ़िल्म थी, जूडी। आप पूरा नाम नहीं याद करें, मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, बट आप अगर फर्स्ट नेम भी याद कर रहे हैं तो आप 4 ऑप्शंस में एक को पिक कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं एक आपको फर्स्ट नेम ही बता रहा हूँ। बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म है पैरासाइट। पैरासाइट बहुत उम्दा फिल्म है, मैं इसको देख चुका हूँ। इसमें सस्पेंस आपका शुरू से लास्ट तक रहता है और बहुत ही मोरल देने वाली भी फिल्म है, आप इसको ज़रूर देखें एक बार। पैरासाइट को ऑस्कर मिला है बेस्ट फिल्म का, आप याद रखेंगे। और पिछली बार मिला था ग्रीन बुक को, पिछली बार ग्रीन बुक को मिला था बेस्ट फिल्म ऑस्कर में, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो बॉन्ग जून नाम के हैं डायरेक्टर, इन्होंने ही पैरासाइट बनाई हैं। ये साउथ कोरिया की फ़िल्म है, साउथ कोरियन डायरेक्टर भी हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। और कुछ सिनेमेटोग्राफी में देख लेते हैं तो फिल्म 1907 को सिनेमेटोग्राफी में इसको अवार्ड मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म देख लेते हैं तो ये टॉय स्टोरी को मिला है, ठीक है ना। ये मैंने स्लाइड में सब लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और मैं आपको ऐसे भी सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में टॉय स्टोरी 4 को मिला है, टॉय स्टोरी 4 को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करेंगे तो अमेरिकन फैक्ट्री को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये सब आप लिखते जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मैक्सिमम अवार्ड किसको मिले हैं तो फिल्म 1917 को मैक्सिमम अवार्ड 3 ऑस्कर मिले हैं, डिफरेंट नॉमिनेशंस में मिले हैं, बट सबसे ज़्यादा 1917 को मिला है, ठीक है ना, ऑस्कर। अब ऑस्कर की बात कर रहे हैं तो ऑस्कर तो बेसिकली दिया जाता है अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिकन बेस्ड पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। बट अब बाफ्टा की बात कर लेते हैं इसके बाद। बाफ्टा, ये जो बाफ्टा है ये भी फिल्म जगत में ही दिया जाता है अवार्ड, है ना। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1949 में पहला अवार्ड इसको घोषित किया गया था। ये यूके बेस्ड है, ठीक है ना, यूके में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ होता है। इसमें बेस्ट फिल्म आपको 1917 को दिया गया है, ठीक है ना, वहाँ पैरासाइट को दिया गया था। बेस्ट एक्टर सेम है जॉकिन, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस भी सेम है रेनी, जोड़ी फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ अलग हो जाते हैं, वो है सेम मेंडीज़। ये आप स्लाइड में दिख रहा होगा, नोट करते जाएंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं जिससे लास्ट में रिवीजन करने में आपको आसानी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया एंड यूके मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं इस महीने। वो नाम है अजय वॉरियर। क्या नाम है, अजय वॉरियर, ठीक है ना। अजय वॉरियर नाम से ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। बस आप ये याद रखेंगे, एक होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, एक होती है नेवी एक्सरसाइज और एक होती है एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो मिलिट्री में आपने जान लिया कि अजय वॉरियर नाम से एक्सरसाइज है, ठीक है। नेवी में जो इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है वो है कोंकण, लिखते जाएंगे कोंकण नाम से। एयरफोर्स में जो होती है वो है इंद्रधनुष नाम से एयरफोर्स में ये दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है ना। अजय वॉरियर 2020 जो इस बार हो रहा है वो वेन्यू कहाँ है, वो है यूके में हो रहा है। यूके में आप इंग्लैंड आता है ना, न्यू साउथ वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, यूके में ये तीनों कलेक्टिवली आते हैं, ठीक है।
अगर बात करते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जे वॉरियर कब से स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्ट हुई सन 2005 से। 2005 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नहीं है, बट ये याद रखिए आप वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। ये कब से मनाया जा रहा है? 2011 से मनाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएन में, उन्होंने रेडियो की महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस दिन को सिलेक्ट किया 13 फरवरी। बट जो बेसिकली पहला रेडियो डे था वो 13 फरवरी को ना होके दिसंबर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बट ग्रेजुअली चेंज होता गया। बट पिछले 2-3 साल से एक सिस्टम आया कि 13 फेब से ही इसको डिसाइड किया गया कि रेडियो डे बनाया जाएगा। रेडियो डे की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या है? रेडियो एंड डाइवर्सिटी, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है एयर इंडिया के चेयरमैन। एयर इंडिया का चेयरमैन अभी नया बना है। ठीक है ना। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल। बंसल साहब को बना दिया गया है चेयरमैन। एयर इंडिया के बारे में अभी ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसको बेचने की तैयारी कर रही है सरकार, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बेचेगी एयर इंडिया को, किसको बेचेगी? टाटा को। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब एयर इंडिया की स्टार्टिंग हुई थी 1932 को, तो ये टाटा एयरलाइंस के नाम से ही स्टार्ट हुआ था। मतलब जेआरडी टाटा ने ही इसकी शुरुआत की थी इंडिया में। उसके बाद 1949 में सरकार ने इसको ओवरटेक किया और खुद से सरकार ऑपरेट करने लगी फिर इसको। अब ये दशा आ गई है कि 2020 में फिर से टाटा को ही बेचना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये अप्स एंड डाउन्स टाटा और गवर्नमेंट के बीच में ही चल रहा है, तो हो गया, चलने दीजिए। ठीक है। अभी इसी में ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा और बता दूं को जो एयर इंडिया है वो 60 कंट्रीज़ में ये एयरलाइंस ऑपरेट करती है। ठीक है ना। 102 टोटल, डोमेस्टिक और अब्रॉड दोनों मिला के, बट 60 अब्रॉड कंट्रीज़ में एयरलाइंस की शाखाएं हैं, है ना, वहीं से ये ऑपरेट करती हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, दिल्ली में है। ठीक है। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं अभी। फाइनेंस सेक्रेटरी, हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, तो इस बार फाइनेंस सेक्रेटरी जो बने हैं वो हैं अजय भूषण पांडे जी बने हैं। और अजय भूषण पांडे के बारे में आप फैमिलियर होंगे। पहला UIDAI आधार कार्ड में जो पहला, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी नंबर था ना, UIDAI का पहले जो अध्यक्ष बोल सकते हैं वो अजय भूषण पांडे जी ही थे, तो इनके नाम से फैमिलियर होंगे। ये फिनेंस सेक्रेटरी बन चुके हैं। ठीक है। यूके के न्यू फिनेंस सेक्रेटरी ऋषि सुनक बने हैं फिनेंस सेक्रेटरी। ठीक है ना। इसके पहले ट्रेजरी के भी चेयरमैन रह चुके हैं वहीं यूके में। ऋषि सुनक इंडिया नेम जरूर लगता है, बट इनका ये जो पूरी पैदाइश है वो पूरी यूके में ही हुई है। ठीक है ना। इनके पिताजी, दादा, ये सब इंडियन ओरिजिन के थे, बट इनका बॉर्न ही यूके में हुआ, तो आप ये नहीं मानिएगा कि वहाँ जाके वो फिनेंस मिनिस्टर बन गया, है ना। ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके कॉलेज, उनके यूनिवर्सिटी में पूरी एजुकेशन लेनी पड़ती है। आफ्टर दैट इफ़ यू आर एबल देन यू हैव टू पिक एज अ फिनेंस मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में है। इस बार फिल्म फेयर अवार्ड 65th एडिशन था। सबसे ज़्यादा जो जिस फिल्म को मिला वो है गली बॉय फिल्म ने ताबड़तोड़ अवार्ड पाए हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे फिल्म फेयर अवार्ड का। इस बार 13 जो नॉमिनेशंस होते हैं उनमें ये जीते हैं 13 नॉमिनेशन में। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ा है फिल्म ब्लैक का। ब्लैक एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, ये सबसे ज़्यादा अवार्ड पाई थी फिल्म फेयर में, 11। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के, 2005 की बात है ये, और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के 13 टाइटल जीते हैं गली बॉय ने, है ना। गली बॉय का तो आप सब जानते हैं कि रणवीर सिंह एक्टर थी, आलिया भट्ट है ना एक्ट्रेस। इन लोग को ही, है ना, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये याद रखेंगे। बेस्ट डायरेक्टर बता दूं तो आपको जोया अख्तर को मिला है। ठीक ना। जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ है इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सर्विस स्टार्ट की गई है। बस टोटली लिथियम आयन बैटरी से चल रही है। कहाँ से कहाँ? मुंबई से पुणे चलाई गई है। मतलब देश की पहली ऐसी बस है जो पूरी बैटरी से चल रही है। इसकी मैं फ़ोटो भी लगा चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है फ़ोटो उसकी। ये इंटरसिटी बस है, ऐसा पूरी सर्विस दी जा रही है। मुंबई टू पुणे चलेंगी, 300 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है ना। ऐसी 1300 बसें ऑपरेट होंगी, नितिन गडकरी साहब ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपनी स्लाइड में।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1300 बसें हैं, 1300 बसें चलेंगी, 43 सीटर हैं, 43 सीटर मतलब एक बस में 43 सीट है, ठीक है। और 300 किलोमीटर के रेंज में ये बस चल सकती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा कदम है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम की मैं डेट बता दूं आपको कि लॉन्च कब की गई थी। 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च की गई थी, 2015 को ये लॉन्च की गई थी। इसमें बेसिकली 12 न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, उसके बारे में जांच करता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में पाए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जहाँ नहीं पाया जा रहा है तो उसकी एडवाइस देता है कि इस सॉइल में आप फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करें, कितना नहीं यूज़ करें, कौन सी क्रॉप फेवरेबल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से आपको पता चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फरवरी का महीना है तो 20 फरवरी को आप ज़रूर याद रखें कि इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट डे है स्टेट्स का वो है मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों ही फॉर्म हुए थे 20 फरवरी को, दोनों का ही जो टाइम है 1987 है। ये सब आप लिखते जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एक नया इंडेक्स है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में बेसिकली क्या है कि इसको जो रिलीज़ करते हैं वो कंबाइनली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड एंड लैंसेट, ठीक है ना। ये तीनों कंबाइनली ये वाला इंडेक्स फॉर्म करता है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। इसमें बेसिकली किस बेस्ड पे रहता है ये, कार्बन एमिशन कौन सी कंट्री कितना कम कर रही है उसके बेसिस पर उसको रैंक दी जाती है। तो इंडिया की रैंक आप याद रखेंगे 77th है एमंग 180 कंट्रीज़, ठीक है ना। 180 देशों में 77वां रैंक है इसका, ठीक है ना। कार्बन एमिशन मतलब हम कम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि फ्लोरिशिंग इंडेक्स क्या है, बेसिकली जो क्लाइमेट को लेकर बेस्ड ऑन द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है ना। हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन, इसको इस पे बेसिस है फ्लोरिशिंग इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें इंडिया की रैंक है 131 एमंग 180 कंट्रीज़। ओके, ये भी जो मैं 3 बताया कि 3 संगठन हैं वही लॉन्च करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओयो होटल, सुना होगा आपने ओयो होटल के जो जिनका ये दिमाग था ओयो होटल के पीछे वो है रितेश अग्रवाल। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ 24 साल का है, 24 ईयर्स का है, और इसकी प्रॉपर्टी आप $1.1 बिलियन की है, ठीक है ना। $1 बिलियन में 70,000 करोड़ होते हैं, ठीक है ना। इसकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ये पूरे विश्व में सेकेंड यंग बिलियनियर बन चुका है आज की डेट में। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम्स में तो नहीं बट एक नॉलेज भी होना चाहिए। एंटरप्रेनर बनना है अगर आपको तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करेंगे आपको, है ना। नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे को आप 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब तो ठीक है बट इसको मनाया कब से जा रहा है, 1986 से। किसके साइंटिस्ट की याद में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं, सीवी रमन, ठीक है ना। सीवी रमन जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1928 को इन्होंने सीवी रमन इफेक्ट की खोज की थी। 1930 में इनको नोबल मिल गया था। फिर 1986 में जाकर इनकी याद में हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंद्रधनुष, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता चुका है कि इंडिया और यूके के बीच में जो एयर फोर्स एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, इंद्रधनुष, याद रखेंगे आप, आ सकता है ये एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल बनाना कन्वेंशन। इस बार हमारे तमिलनाडु में हुआ है इंटरनेशनल बनाना कन्वेंशन। बनाना केला वही है ना। बनाना में जो इंडिया है वो टॉप है, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है ना, बनाना के टर्म्स में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटका से। कर्नाटका के मांड्या एक टाउन है जो कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हमको लिथियम आयन के स्टोरेज मिला। कितने का स्टोरेज है ये, 14,000 टन का,
ठीक है ना, 14,000 टन का स्टोरेज है। आज की डेट में हम लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं अब्रॉड कंट्रीज़ पे टोटली। हमारे यहाँ प्रोडक्शन इसका नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन के लिए वो बजट भी नहीं है इंडिया में, है ना, कि हम लिथियम आयन का एक्सट्रैक्शन करें। अभी तो चलिए स्टोरेज मिला है, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हमको बजट में पैसों का प्रावधान करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो इसके लिए हम ग्रीन एनर्जी की ओर बूस्ट कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, सोलार एनर्जी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस होंगे। तो आप याद रखेंगे कर्नाटका के मांड्या में 14,000 टन का स्टोरेज है। आप बोलेंगे 14,000 टन स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा पा गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम आयन बैटरी का वो है चिली, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ कॉपर भी उतना ही भयानक मात्रा में मिलता है और लिथियम तो मिल ही रहा है। यहाँ स्टोरेज लिथियम का मैं बता देता हूँ आपको, तो 8.6 मिलियन टन है। 8.6 मिलियन टन लिथियम यहाँ पाया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे आप सबको पता है 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? कैंसर पेशेंट की जो आवाज़ है उसको यूनाइट करने के लिए, ठीक है ना। इसकी जो थीम इस बार की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एंड आई विल, ठीक है ना, आई एम एंड आई विल, ये आप याद रखेंगे, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट आते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में। अंडर 19 वर्ल्ड कप इस बार हुआ, कहाँ हुआ ये याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका में हुआ। जीता कौन? बांग्लादेश जीत गया। बांग्लादेश जीत गया। किससे जीता? इंडिया से, मतलब रनर अप कौन रहा? इंडिया रहा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। और एक नेक्स्ट चीज़ है प्लेयर ऑफ द सीरीज़। इस बार का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला, मतलब सबसे ज़्यादा रन मारे हमारे यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल, नाम नोट कर लेंगे, यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा रन इस पूरे टूर्नामेंट में बनाए, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी लेके चले गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो लिथियम आयन बैटरी का स्टोरेज मिला भी मैंने आपको बताया। और अभी एक और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा ये बताया गया कि सोनभद्र एरिया है यूपी में, ठीक है ना, सोनभद्र एरिया यूपी में है। यहाँ जो गोल्ड का एक सोर्स इनको मिला, इनको स्टोरेज मिला 3500 टन का। 3500 टन बहुत ह्यूज है ना, है 3500 टन गोल्ड का और मिला है इनको। अब इसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। वैसे यूएसए टॉप में चल रहा है, यूएसए गोल्ड के एक्सट्रैक्शन और उसका जो स्टोरेज है वो लगभग 8,133 टन का है। और उसके साथ सेकंड में आ गया है इंडिया अपना। ये इसके जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि यहाँ जब 3500 टन पाया गया तो माना गया कि 4,000 के आसपास तो हमारे इंडिया में भी, 4,000 टन के आसपास तो हमारे इंडिया में भी गोल्डन ओर है, ठीक है ना। तो सेकंड में है अपन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यूपी के बजट की बात है, यूपी का स्टेट बजट, ठीक है ना। यूपी का स्टेट बजट इस बार सबसे ज़्यादा रहा 5.25 लाख करोड़। 5.25 लाख करोड़ ये यूपी का सबसे ज़्यादा इस बार का पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट रहा इस बार। हमारे एमपी का कितना रहता है? लगभग 3 लाख करोड़, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, रफ डाटा है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ओलंपिक होने वाले थे, हुए नहीं। कहाँ होने वाले थे? जापान के टोक्यो में, बट इस बार हुआ नहीं। इसका हुआ नहीं, बट मोटो याद रखेंगे आप। मोटो क्या था इस बार के ओलंपिक का? वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है ना। ये इसका इस बार का मोटो था। और इस बार का ओलंपिक बोला जा रहा है कि करेंगे 2021 में करेंगे, समर सीज़न में, बट देखते हैं क्या होता है ना। अभी तो फ़िलहाल कोविड-19 के कारण सब कुछ पोस्टपोन्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज की बात है यहाँ पे। लैंग्वेज इस बार अपडेट हो चुकी। लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी मंडारिन, चाइना की जो थी भाषा। इस बार इंग्लिश इंग्लिश फर्स्ट में चली गई है। इंग्लिश के बाद है मंडारिन, मंडारिन के बाद आपकी हिंदी। जी हाँ, हमारी हिंदी वर्ल्ड थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है ना। इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में हिंदी ही बोली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड में है। बंगाली जो है वो बोली जाती है उसके बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, तमिल के बाद गुजराती, गुजराती के बाद उर्दू, ठीक है ना। अभी इतना जाना नहीं है, टॉप 5 जानना है। तो बंगाली जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7th है लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और हिंदी थर्ड, पूरे वर्ल्ड में इसकी थर्ड रैंक लगती है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+C, जानते होंगे कॉपी, और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो इनके जो डेवलपर थे उनका नाम था लैरी टेस्लर। इनका निधन हो गया, याद रखेंगे, लैरी टेस्लर, है ना, इनका निधन हो गया।
नेक्स्ट है एक बीमारी के बारे में है ये बात, ब्रुसलोसिस डिजीज़। ब्रुसलोसिस डिजीज़ क्या है? एक प्रकार से ये मेडिटेरियन फीवर, मेडिटेरियन सी जानते होंगे आप, है ना, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री के बीच में मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ ये एक प्रकार का फीवर है जो कि इंसानों पे देखा जा रहा है। ये बेसिकली एनिमल की डिजीज़ है। किसकी डिजीज़ है? एनिमल की डिजीज़ है बस ये, बट ये एनिमल से ट्रांसफॉर्म हो रही मैन में। इसमें हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ठीक है ना, ये सब लक्षण पाए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, बट इसका इलाज अभी परमानेंटली नहीं मिला है। तो ये न्यूज़ में है, इसको आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट है निर्विक। निर्विक एक प्रकार की स्कीम है। इस स्कीम के द्वारा हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हम जो लैंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, कर्ज लेने की जो प्रोसेस है उसको इजी कर देंगे, और जो लोन की अवेलेबिलिटी है, जितना लोन अगर 1 लाख ले रहे हैं तो उसको 3 बढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है, तो उसको इन्हेंस करेंगे, लोन की अवेलेबिलिटी इन्हेंस करेंगे, क्राइटेरिया को इंक्रीज करेंगे, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा बूस्ट हो। एक्सपोर्ट बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी इंडिया की भी अच्छी होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये निर्विक के बारे में आप समझेंगे कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं तो आइकॉनिक साइट हैं कुछ, अभी आइकॉनिक साइट्स को डिक्लेयर किया गया है। इसमें आपका राखीगढ़ी, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है, शिव सागर, धौलावीरा, है ना, आदि चलूर, और 5 हो गई ना, 5 को आइकॉनिक साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हस्तिनापुर यूपी में है, शिवसागर असम में है, ठीक है, और धौलावीरा गुजरात में, और आदि चंदलूर ये तमिलनाडु में है। इन सबको आइकॉनिक साइट का दर्जा दिया जा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट इसको आइकॉनिक साइट के रूप में फिक्स करेगी। उसके बाद इनके रिनोवेशन का काम चालू होगा और इनको एक बेहतर टूरिज्म प्लेस के रूप में दर्शाया जाएगा, जिससे इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 5 हैं जो आइकॉनिक साइट बनाए। इसमें मैंने सब लिखा है, आप देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ट्राइबल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है रांची में, ट्राइबल म्यूज़ियम रांची में बनाया जा रहा है, झारखंड में जो है, ठीक है ना, याद रखेंगे, रांची झारखंड है। सी म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, सी म्यूज़ियम आपका लोथल गुजरात में बनाया जाता है, लोथल गुजरात में बनाया जाएगा सी म्यूज़ियम। इस बार का बजट भी आता है फरवरी महीने में, पता होगा आपको, पहले 28 फरवरी को आता था, फरवरी के पहले वीक में आ जाता है, 1 फरवरी को, ठीक है ना। तो इसमें डेफिसिट, फिस्कल डिफिसिट जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डिफिसिट मतलब इस बार जो बजट का घाटा है वो कितना होगा। पिछले बार का था, टारगेट बनाए थे हम 3.3%, भाई घाटा फिस्कल डिफिसिट होगा, बट हो कितना गया, 3.8, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब इस बार का जो टारगेट है आप याद रखेंगे, 3.5% का टारगेट है। लेट्स सी आफ्टर द एनुअल ईयर कंप्लीटेड व्हाट एस्टिमेटेड डाटा विल बी, ठीक है ना। अभी तो इससे ज़्यादा हो गया है, 3.5% देखते हैं, इससे ज़्यादा रहता है कम रहता है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हरदम एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस पे सरकार का फोकस रहता है, बट कर नहीं पाती ये लोग, है ना, फिस्कल डेफिसिट हरदम बढ़ावा डालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया गवर्नमेंट गॉट रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी। अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि इंडिया गवर्नमेंट का किस सेक्शन से कितना रुपया पाती है, बट पूरे जीडीपी का जितना भी बजट अपन एस्टिमेट करते हैं उसका 18% जीएसटी से आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं इसमें ये बता रहा हूँ। आईडीबीआई बैंक जो था वो था प्राइवेट ही था पहले भी, है ना, क्योंकि इसमें 46% जो सरकार की हिस्सेदारी थी। सरकारी बैंक कब होते हैं, जब उसके 50% से ऊपर हो, है ना, या फिर 51% हो, 49 प्राइवेट का हो, तब वो तो सरकारी बैंक है। बट इसमें 46 था, अब वो 46 को भी हटा दिया सरकार ने, अब बोला भैया तुम पूरे प्राइवेट, तो आईडीबीआई पूरा ही प्राइवेट हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है डिफेंस बजट। डिफेंस बजट का मैंने आपको बताया 8% टोटल बजट का है। इसमें पैसा जो है 3.37 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़ रुपये इस बार के बजट में दिया गया है। आगे की पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है।
PIB की मैंने इमेज लगा दी है आपको, वही दे पढ़ लिया करिए, वो शॉर्ट समरी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना का रुपया। 30 लाख करोड़ का तो बजट था इस बार, है ना। ये बस है जो मैंने बताया, इंटरसिटी बस जो चल रही है मुंबई टू पुणे, है ना, याद रखेंगे आप। ये है मेन चीज़, PIB, है ना, प्रेस इंडिया ब्यूरो की रिपोर्ट है, इसका मतलब स्लाइड में दे देता है। ये 2020-21 का है ये, ठीक है। पेंशन में कितना रुपया जा रहा है, ठीक है। डिफेंस में कितना जा रहा है, डिफेंस में 3,23,000 जैसे मैंने आपको बताया तो रुपया है। टोटल 30 लाख बाय 30.5 लाख करोड़ रुपया, ठीक है ना, ये है। तो ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं पूरी रिवाइज कर लेंगे, कहाँ कहाँ चीज़ें जा रही हैं, कैसे कैसे अर्निंग हो रही है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आते हैं रुपया कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि 1 रुपया है पूरा पूरा, ठीक है ना। 1 रुपये में आता कहाँ, 20 पैसे आ गया, मतलब 20% मान लेते हैं बोरोइंग ऑन अदर लायबिलिटीज़ पैसा आता है। जैसे कि हम लोग पैसा देते भी हैं, है ना, बहुत से देशों को देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना, और बोरोइंग भी करते हैं, बहुत से देश को बोरो करते हैं पैसा, तो बोरो नहीं करते मतलब देते, उधार देते, लेंड करते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है तो वो हमारे कहीं ना कहीं पूरे बजट में इंक्लूड होता है। कॉरपोरेशन टैक्स 18 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स, आप समझते होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ खुले हैं उनके जो टैक्सेस आ रहे हैं वो कॉरपोरेशन टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स जो हम लोग दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स आर देयर, 17% वहाँ से आ रहा है। कस्टम से 4%, है ना। एक्साइज ड्यूटी हो गई, GST से 18%, जैसे मैंने आपको बताया 18% आता है GST से, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हैं वो 10 पैसे वहाँ से आ गए। नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 6%, है ना। तो पैसे बोलो 6% बोलो, बात एक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। अब जाते कहाँ कहाँ पैसे, ये अदर एक्सपेंडिचर जैसे, है ना, दूसरी भी कॉस्ट, जैसे इमरजेंसी में कुछ चीज़ें, फ्लैगशिप स्कीम्स हो गई, है ना, जो कि पहले वर्णित नहीं थी बट अचानक से आई, तो सब कुछ। पेंशन में 6% पैसे चले जाते हैं, सब्सिडी में 6% चले जाते हैं। सब्सिडी में पहली योजना देखिए, है ना, उसमें LPG में जो पैसे रिटर्न होते हैं, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, है ना, जिसमें सब्सिडी में पैसे जा रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो 8% डिफेंस में ही चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो, है ना, सेंट्रल के द्वारा, आयुष्मान भारत हो गया, है ना, और सुकन्या समृद्धि योजना, और बहुत जनधन, मतलब बहुत सी ऐसी स्कीम, किसान सम्मान निधि हो गया, तो बहुत सी ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल द्वारा चलाई गई हैं, तो उसमें 9%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है ना। और इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम इंटरेस्ट, जहाँ से हम हम पैसे तो देते हैं, लैंड करते हैं, बट बोरो भी तो करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक से हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, न्यू डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ें जो बैंक्स हैं उनसे भी हम पैसे लेके रखे हैं, तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट करना, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, है ना, ये सब। तो आप ये स्लाइड देख के समझ जाएंगे सब कुछ, ठीक है। आशा करता हूँ कि फरवरी महीने की जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूरी समझ में आई होंगी। मैंने सभी को प्रॉपरली कवर किया है, सबका डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, ठीक है। आने वाली, मैं जैसे जनवरी कंप्लीट कर चुका हूँ, फरवरी अभी आने वाले मंथ जो भी है, मार्च अप्रैल, है ना, ये मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा आपके लिए, आप बस सपोर्ट करते रहिए। और अपग्रेड एजुकेशन चैनल जो है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।